सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। मसीहा ने नया सनसनीखेज इंकशाफ करके सबको भौंचक्का कर दिया है। फरमाया है कि हम कायदे आज़म और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पाकिस्तान की जानिब गामजन हैं। ये इंकशाफ अपने आप में इतना सनसनीखेज और इतना खौफनाक है, जिसके बाद ये गुमान किया जाता है कि शायद अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह बानियान पाकिस्तान की अरवा भी तड़प उठी होंगी। इसी ज़िम्न में अगर कोई बुरा न माने तो ये आपकी खिदमत में ये ख़बर बता रहा हूँ कि ताकतवर तरीन पासपोर्ट के एतबार से पाकिस्तान का खैर से 77वां नंबर आ चुका है। भारत का 61 नंबर है, बंगाल यानी बांग्लादेश का 72 जो हमसे कहीं बाद आज़ाद हुआ था। थैंक्स टू जमहूरियत के मामे और उन जमहूरियतों के उन जमहूरी सेटअप्स के रादर डिज़ाइन करने वाले कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये नौबत आई। पाकिस्तान, बल्कि यूं कहिए कि नए पाकिस्तान के काफिला सालार की जानिब जाएंगे, जो हैं वसीम अकरम प्लस। सरकारी हेलीकॉप्टर पर उनके स्टाफ ऑफिसर की हरकत या यूं कहिए कि मौजें मंजर आम पर आई हैं। स्टाफ ऑफिसर के दोस्तों का जहाज़ में गुलगपाड़ा। जाहिर है कि जो सलाम साहब कर रहा हो, उसके बाद साहब अगर उस पर तरस खा करके उसके दोस्तों को थोड़ा सा इंटरटेन करने के लिए अगर हेलीकॉप्टर दे दें तो कौन सी बुरी बात है। आपको याद दिला दूं कि ये वही उस्मान बुज़दार हैं जिनके बारे में इंकशाफ हुआ था कि चूंकि ये बहुत फकिट्टे हैं, ये बहुत मुफलिस व कल्लाश हैं, ये बहुत नादार फैमिली से हैं, इसलिए इनको हम गरीबों के दुख की दवा बना करके और वज़ीर आला हाउस में पहुंचा रहे हैं। और ये बहुत दयानतदार हैं। ये उस वक्त ट्रेन नहीं थे, अब ट्रेन होने के बाद इन्होंने जो जो हरकत की हैं, करोड़ों रुपए का बजट मैं अपने इसी प्रोग्राम में बता चुका हूं, प्रोग्राम कर चुका हूं। इन्होंने सिर्फ अपने वो जो कहते हैं कि महलात की तज़ीन और आराइश के लिए वो जो गेस्ट रूम्स होते हैं वज़ीर आला के, जिसमें इनके रिश्तेदार आकर के ठहरते थे, ये तकरीबन 6 माह पुरानी बात है। वो स्कैंडल भी मंजर आम पे आया, उस वक्त भी सरकार ने मेरी नोटिस लिया था। इस मरतबा भी इस एक मामले को दबाने के लिए उस्मान बुज़दार सामने आ चुके हैं, नोटिस ले लिया है। अब उसके बाद अल्लाह रहम करे, अब अगर कुछ हो जाए तो बताइएगा। दूसरी जानिब रुख करेंगे सिंध का, जहां वायसराय सिंध की एक धमकी सामने आई है, जिसके बाद लोगों ने अपने कुलूब को थाम लिया है। अल्लाह मियां से रुजू वाहिद ज़रिया निजात है। धमकी दी गई है कि सिंध जैसे तरक्याती काम पूरे मुल्क में करेंगे। पूरे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ गई है, या अल्लाह रहम। लोग एक दूसरे से गले लग लग के रो रहे हैं। घरों में जायनमाज बिछ चुकी हैं, नवाफिल पढ़ने शुरू कर दिए हैं लोगों ने। सियासी तजियाकार कयास आराइया कर रहे हैं कि शेर में शायर पूरे मुल्क में यकसां बर्बादी चाहता है, उसी तरह जिस तरह सिंध में मचाई है। इसी कंटिन्यूएशन में अगर देखा जाए तो सिंध हुकूमत ने 30 अरब रुपए का, वो एक बहुत बड़े नामवर ठेकेदार से, जिसका नाम लेना जरा थोड़ा सा गड़बड़ेशन है। मैं पूरे मुल्क में एक ही ठेकेदार अगर कहूं जो सबसे ज्यादा नामचीन है इन्वर्टेड कॉमास में, तो भी आप पहुंच जाएंगे। वो जिसकी जन्नत को अभी कुछ फिरौनों ने आकर के उजाड़ा था, जी हाँ बिल्कुल उसी की। उससे मिलने वाली रकम में से सिंध हुकूमत ने अपना हिस्सा मांग लिया है। 30 अरब रुपए का तकाजा किया है। सुप्रीम कोर्ट में 3 रिट दायर कर दी गई हैं। अब सोचना यह है कि यह तरक्की का जाल है या कमाई की, और फिर उस ठेकेदार को पहले जमीन देकर के जो कमाया, अब उसके बाद ये कमाने का क्या एक तरीका निकाला है। इसी किस्म के कुछ मौज़ूआत का अहाता करने के लिए आज मेरे साथ खुद मौजूद हैं बनफ से नफीस मेरे स्टूडियोज में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बाकायदा मिनिस्टर हैं, फुल मिनिस्टर जिसे कहते हैं, जनाब वीर जी कोहली साहब। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर अल्लामा नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, अपनी खूबसूरत शख्सियत के साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। 4 कोनों में हमें घुमाएंगे। एक सवाल का जवाब अगर मिल जाए तो 10 रुपये आज नकद इनाम। दूसरी जानिब राना एहसान अफजल खान साहब, अपने वालिद साहब की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए हमें हर प्रोग्राम में तकरीबन टाइम देते हुए मैं इनका भी मशकूर हूँ।
कि हमें इन्होंने एक मरतबा फिर मौज मस्ती का एक मौका दिया। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में बाकायदा खुशामदीद कहते हुए मैं हस्बे रिवायत हस्बे दस्तूर सरकार की जानिब जाऊँगा। डॉक्टर प्रोफेसर अल्लामा मद्दज़ल्लहु आली नदीम कुरैशी साहब, सर कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का शुक्र है किबला। सर वो आमिर खान ने तलाक दे दी बीवी को, आपके नॉलेज में है? ऐसे ही पूछ रहा था, फिर उसके बाद फिर अपने मौजू पे आऊंगा। आप असल सवाल कर रहे हैं हुजूर। अच्छा, असल सवाल। आप आमिर खान को जानते नहीं क्या? पूछ रहा हूँ ऐसे ही। मैं जानता हूँ आमिर खान को, लेकिन मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं है शोबिस के लोगों की जिंदगी में आपकी तरह टांग अड़ाने की। अच्छा, शोबिस के मर्दों में दिलचस्पी नहीं है या मस्तूरात में? फिर अगले सवाल पे आते हैं। नहीं, मस्तूरात पे तो मैं आपकी तरफ से हुस्न नज़र रखता हूँ, लेकिन मर्दों के हवाले से मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। ठीक हो गया। सर सवाल ये था कि का पढ़ा हुआ नहीं हूँ। राइट सर, सवाल ये था कि कायदे आजम और अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान को बनाने चले हैं। अब बानियाने पाकिस्तान के साथ ये इस किस्म का संजीदा मजाक करने की ज़रूरत क्या थी? इस पर एक तो रायज़नी आपकी चाहिए होगी मुझे। दूसरी तरफ सर, ये कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ही का पाकिस्तान बन रहा है ना, ये जो नया पाकिस्तान है जिसमें ना में आटा चीनी दाल चावल मुयस्सर है और ना कोई और ज़िंदगी की सहूलत। खैर से पाकिस्तान 77वें नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान के पासपोर्ट को, उसकी हुर्मत और तौकीर को बहाल करने आए थे शहंशाह मुअज़्ज़म। जो रहा सहा था वो भी गया। आकिल भाई, आप जैसे लफ्जों का जादू जगाते, लफ्जों से बजाय इस कौम को उम्मीद का पैगाम देते, लफ्जों से बजाय इस कौम को यकजा करते, लफ्जों से बजाय इस कौम की ताकत को आगे बढ़ाने वाला रोल प्ले करते। ये जो दानिश्वर है ना जी, ये हर रोज कोशिश करते हैं कोई नया ऐसा कटा खोला जाए कि कौम के जो हौसले बढ़ रहे होते हैं वो मजीद नीचे बैठ जाए। मैं आपको कर्ज कर दूं, कायदे मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान, जो उनका ख्वाब था हर मुहिबे वतन पाकिस्तानी का, खा वो इक्तदार में है, खा वो अवाम में है, खा वो अपोजिशन में है, उसका ख्वाब रहा है, रहना चाहिए। हम किसी और ऐसे शख्स का पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते जो जिसको कुछ और लोगों ने आइडियलाइज किया है। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का अगर आइडियल मोहम्मद अली जिन्नाह है, उन्होंने अपनी नेशनल असेंबली की स्पीच में कहा भी बजट अप्रूव होने के बाद कि गुलाम हिंदुस्तान में आजाद मोहम्मद अली जिन्नाह, ये कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट नहीं है। आप और मैं भी, सिद्दीकी साहब, आप और मैं भी अभी तक इस सिस्टम के गुलाम थे। अगर एक शख्स अब ऐसा इस मुल्क की बागडोर उसके हाथों में है जो ये समझता है कि स्टेटस को की ताकतों से कितना लड़ना है, मेरे भाई, जिस मुल्क में गवाला दूध में पानी मिलाना सवाल समझता हो, जिस मुल्क में पंक्चर लगाने वाला अगर आप बाइक या गाड़ी छोड़कर घर चले जाए और वो कहे जी 25 पंक्चर थे, जिस मुल्क का पटवारी, मीटर रीडर, एक्साइज इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, सियासतदान। अच्छा, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन आपने मुझे बड़ा लंबा नुस्खा बता दिया। नहीं सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। इस मुल्क में आपने सबको चोर समझ रखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस मुल्क में एक मैं भी हूं, ठीक है? मैं अपने बारे में काफी हुस्न नज़र रखता हूं। मैं चोर नहीं हूं। मैं चोर नहीं हूं। मैं मीडिया में रहने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक पैसे की, आप मुझ पे एक धेले रुपए आने की कोई चीज साबित नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो मैं आपको दावत देता हूं। इसलिए मैं आपकी ये बात को यहीं मुस्तरद किए देता हूं। हम बानियान पाकिस्तान का, कायदे आजम का, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान ही बना रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस एक हवाले से, क्योंकि उस वक्त आज़ादी के बाद जो हमारा हाल था, कमोबेश आज भी वही है। आज भी ना हमें यानी पेट्रोल बगैर लाइन लगाए मिलता है, ना उस पे जो रियासत और हुकूमत हमारे साथ जो जुल्म कर रही है उसको कोई रोकने वाला है, टोकने वाला है। ना आज हमें चीनी मिलती है, ना आज हमें आटा मिलता है। तो करीब करीब आपने पहुंचा तो दिया है उस एक बात के, उस एक मंजिल के आपने हमें करीब पहुंचा दिया है जिस पर आप यकीनन दाद के मुस्तहिक हैं। इख्तिसार के साथ अपना नुक्ता कन्वे कीजिए, फिर मैं वीर जी कोहली साहब के पास जाऊंगा। अगर मुझे मेरी बात मुकम्मल होने देंगे, नहीं देते आप, और एक शरारती बच्चे की तरह आप कोशिश करते हैं कि आप ये मैदान में छलांग मार के मैच ना होने दें, उसका मेरे पास तो इलाज कोई नहीं है। मैं आपको अर्ज करूं, मैंने जो मिसाल दी है पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं दी, मैंने मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स के लिए दी है जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में है। वो पॉलिटिक्स में भी है, वो एजुकेशन में भी है, वो बिजनेस में भी है, ओवरऑल है। अगर एक शख्स स्ट्रगल कर रहा है, मैं पूरी उम्मीद हूं, मैं उम्मीद का पैगाम देता हूं कौम को। मुझे एतबार है अपने लीडर पे। मैं समझता हूं जिस शख्स को वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है, आपने भी कहा पाकिस्तान को 70वें नंबर पर पहुंचा दिया, नंबर 1 पे आएगा इंशाल्लाह। यहां आप जैसे टैलेंटेड लोग भी मौजूद हैं, आप जैसे दर्द दिल वाले लोग भी मौजूद हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन हर शख्स को आपकी तरह स्क्रीन नहीं मिलती।
हर शख्स को आप जैसे ऑनेस्टी के साथ अपनी सलाहियतों को उभारने का मौका नहीं मिलता। इमरान खान उन लोगों का लीडर है, इमरान खान उनके लिए काम कर रहा है। इमरान खान ने इस कौम को थर्ड जनरेशन गुलामी में देने की कोशिश नहीं की। इमरान खान की लेगेसी उसकी पाकिस्तानी अवाम है। उसके साथ ये नहीं है कि भुट्टो के बाद उनकी बेटी और उनके बाद उनकी बेटी और फिर नवाज शरीफ साहब का पूरा खानदान यहाँ लीड करने के लिए, और हर डिस्ट्रिक्ट में 3, 4, 5 जमीनी खुदा बैठे हुए हैं जिन्होंने 72 साल से ठेका उठाया है। राइट सर, गॉट योर आंसर। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब वीर जी कोहली साहब को दावत कलाम देने के लिए जा रहा हूँ। सर, आपने नुक्ता सुना नदीम कुरैशी साहब का। सर, गोया यही वो पाकिस्तान था जिसका ख्वाब हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल, हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने देखा था। क्या हम उस मंजिल की जानिब रवां दवां हैं? आप भी ऐसे ही समझते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, जिस तरह उससे पहले जो अंग्रेज़ का 100 साल का जो पूरा पीरियड था, पूरा दौर था, खौफनाक दौर, जिसमें आज़ादी की मुसलसल जंग लड़ी गई और कई हज़ारों लोगों को टॉर्चर हुआ, जेलों में गए, फांसियाँ लगीं, कोड़े खाए। कायद आज़म ने एक जुमला कभी कहा कि मुझे इतने बुरे हालात में मुल्क मिला है आज़ाद होके, तो मैं क्या करूं। तो ये पिछले 3 सालों में जिस तरह ये कौन सा विजन है जिसमें इनको हर बात पे कहते हैं, जो देखो जो 30 साल पहले जो हुआ था तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब पाकिस्तान मिला था तो उस वक्त तो आधा पाकिस्तान टूट चुका था, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नहीं कहा था कि मुझे आधा टूटा पाकिस्तान मिला है, मैं नहीं। यहाँ उसके बाद देखें, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब पाकिस्तान मिला था तो उस वक्त तकरीबन 11 साल वो एक आमरीत का पूरा ज़माना था, लेकिन बेनज़ीर साहिबा ने कभी नहीं कहा था कि देखो पिछला दौर जो गुजरा है उसमें आमरीत थी और पता नहीं क्या क्या चल रहा था यहाँ पर, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, कभी उन्होंने नहीं कहा था। एक तो ये कि इनका विजन कौन सा विजन है, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तो ये नहीं था कि आप अगर चाइना जाओ तो आपको चाइना का निज़ाम पसंद आ जाए, कहते मैं तो चाहता हूं कि ये निज़ाम यहाँ लागू करें। फिर आप ईरान जाते हो तो ईरान में जाकर कहते हो कि जी पाकिस्तान की सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और हम तो चाहते हैं कि जी ईरान जैसा निज़ाम आ जाए। फिर आप कहीं और अमेरिका और बरतानिया जहाँ आप जाते हो वहाँ का आपको निज़ाम अच्छा लगता है, और फिर आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को बुलाते हो और वो कहते हो कि यार ये देखो जो सऊदी अरब का जो शहनशाह है वो किसी को भी बुला के अपने अफसर को कहता है कि इतने लोगों को जेल में डाल दो, तो वो जेल में डाल देता है। तुम क्यों नहीं डाल सकते, तुम डालो उसको। तो वो कहता है भाई वहाँ के निज़ाम में और यहाँ के निज़ाम में फ़र्क है, यहाँ पर आइन है, यहाँ पर एक सिस्टम है, यहाँ पे कानून है, तरीक़ेकार है, तो ऐसे आप किसी को पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन उसकी ये ख्वाहिश है, ये जो इमरान खान की ख्वाहिश है, इस तरह तो ये ना हमारे कायद की थी ना किसी और लीडर की पाकिस्तान से पहले कभी नहीं रही कि वो कहें कि अगर मेरे बस में हो तो मैं 500 लोगों को टांग दूं। भाई अगर तुम टांग दो तो क्या तुम ये सारे अदालतें बंद कर दें, सारा कुछ बंद कर दें? और ये जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कह चुके कि जो नेब जिस तरह गवर्नमेंट ने अपोजिशन के लिए टारगेट के लिए जिस तरह यूज़ किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें कोई भी ऐसा एक चीज़, ये कोई भी ऐसी बात नहीं जिसमें, लेकिन उन्होंने मेरे भाई ने इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि आप अल्फाजों के जादू से लोगों को गुमराह करते हैं, क्योंकि अल्फाज जो है ना इनके लिए कोई माना नहीं रखती। इमरान खान ने पहले कहा था कि मैं 15 लोगों की काबिना लूंगा, किसी ने नहीं ली। अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो मुझे सुसाइड कर दूंगा। एक बंदे ने आकर कि यहाँ 1 हफ्ते के अंदर इतनी नौकरियां आएंगी, इतनी नौकरियां अगर ना है तो मेरी टिक्का पोटी कर देना। बस सारे अल्फाजों की माना आपके लिए नहीं है, लेकिन लोगों के लिए है। लोग नहीं भूलते हैं, लोगों का आपसे बड़ा अच्छा है। तो वो हमें एक चीज याद है, हम चलो आप सबको चोर कह दें, डाकू कह दें, सब ठीक है, मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि 3 सालों में आपने कौन सा प्रोग्राम दिया है जिस पे आप लोगों को उम्मीद दिला रहे हैं? इसी पे हम नवाज लीग का राना एहसान साहब से भी मौक़िफ़ लिए लेते हैं। राना एहसान साहब, सर ज़हमत की अज़द माजरत, आपको इंतजार की कोफ्त में मुब्तला रखा सर, लेकिन अब ये मुझे बताइए कि ये जैसा कि वीर जी कोहली साहब ने फरमाया कि 500 लोगों को टांग दूंगा, ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है सर। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पाकिस्तान की जानिब हम रवां दवां हैं, या तारा मसीह की लेगेसी को लेकर के चल रहे हैं, इसको टांग दो और उसको टांग दो? देखिए, सबसे पहले तो हम मदीना की रियासत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ वो एक मुझे शेर अगर आप इजाजत दें तो मैं अर्ज करूं कि 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक यानी कि रोटी, जे ना लब्बे 6वां ते 5 जांदे बुक। पहले तो मदीना की रियासत को जो है इन्होंने भूख से जो है वो मिला दिया, और यहाँ इतनी महंगाई कर दी कि एक आम आदमी का जो बजट है वो नहीं बन सकता, नामुमकिन है। 20,000 रुपया इन्होंने मिनिमम वेज रखी है, उसमें मुझे कुरैशी साहब बजट बना के दे दें कैसे बनता है बजट। तो अब ये कायदे आजम की जो बात करते हैं, तो कायदे आजम वॉज अ मैन ऑफ कंसेंसस। वो तो एक जमहूरियत पसंद आदमी थे,
और यहां नेशनल असेंबली का हाल आपके सामने है कि 3 साल से हम कोई जो है वो एक सेशन जो है वो सुकून से नहीं कर सकते। उसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो ऑपोजिशन का बढ़ चढ़ के किरदार अदा कर रही है, हुकूमत का नहीं कर रही, ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। अभी कौमी सलामती का जो इजलास हुआ जो नेशनल असेंबली की कमेटी में, वहां उन्होंने ये तौफीक और ये एजाज नहीं दिया कि वो शिरकत कर ले इमरान खान साहब, कि ये भी कोई अहमियत का जो है वो मानी रखता है कि सारी पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं वो वहां जमा हुई हैं। तो यहां इसी तरह जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं वो भी हम अकेले करना चाहते हैं, हम सोलो फ्लाइट लेना चाहते हैं, और हम लोग जो है वो नेशनल असेंबली में बुलडोज कर देते हैं जो बिल हमें चाहिए है, और फिर स्पीकर कहता है कि इसके ऊपर दोबारा आप जो है वो नजरसानी करें, और अगले दिन बाबर अवान कहता है कि ये तो तयशुदा बात है, फिर इमरान खान कहता है कंसेंसस होगी। तो हम किस चीज पे यकीन करें और किस चीज पे बैठ करें कि ये सच्ची है और क्या चीज झूठी है। और फिर हमें कहा जाता है कि शहबाज शरीफ ने मना किया कि इमरान खान साहब इजलास में ना आए, और हम दंग रह गए कि शहबाज शरीफ साहब आपने मना किया, तो वो कहते यार मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने मना किया, कब किया। तो यहां हमें तो सच काले सफेद उसी का ही जो है वो तफरीक करने में आदि वो समझ लग। 5th जनरेशन वॉरफेयर नाफिज है पीटीआई की तरफ से पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। तो ये मेरे ख्याल से अगर कायद का विजन है और अल्लामा इकबाल का विजन है तो ये जरूर नाफिज हो रहा है, जहां जो है वो बेरोजगारी है और जो 1% है इस अवाम का वो अरबों रुपया कमा रहा है, वो खरबों रुपया कमा रहा है, और मिडिल क्लास जो है वो तंग से तंग तर होती जा रही है, और जो गुर्बत की तरह से नीचे लोग रहते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। राना एहसान साहब, नदीम कुरैशी साहब, सर अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। वसीम अकरम प्लस एक मरतबा फिर लीड ले जाते हुए, इमरान खान साहब के एतमाद के साथ फुटबॉल खेलते हुए। इससे पहले मैं आपसे अपने मुतादिद प्रोग्राम्स में ये बात भी कर चुका हूँ, आपका वर्जन भी ले चुका हूँ। वो जो अपने आइज़ा के लिए, अहबाब के लिए उन्होंने बाकायदा अपना एक रेस्ट हाउस जिसे कहते हैं उसको सजवाने का करोड़ों रुपए का बजट मंजूर फरमाया था। अब उसकी डिटेल में मत जाइएगा सर, क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। हम मौजूदा जो है वो कांड की तरफ आते हैं। सरकारी हेलीकॉप्टर का फजूल खर्ची के साथ इस्तेमाल, ये वज़ीर आला का प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर अपने दोस्तों को ले करके और मौज मस्तियां करता फिर रहा था, गो के इसकी बाकायदा तर्जुमान ने जो है वो तरदीद फरमा दी है। लेकिन इसके बावजूद भी उस वीडियो की तरदीद हो नहीं सकती। आप करना चाहें तो आपकी हसरत है, आप कोशिश कर लीजिए। लेकिन सर ये आए दिन एक नई कंट्रोवर्सी में मुब्तला कर देते हैं कौम को, एक ऐसी हरकत दिखा देते हैं जो पिछले वाले भी कमोबेश इसी तरह से कर रहे थे। तो ये किस किस्म की नाम नेहाद तब्दीली है? आरफिन भाई मैं कर्ज करूं, अभी बजट पेश हुआ है पंजाब का, 45% पंजाब में वजीर आला के बजट में कमी की गई है अखराजात में। लाहौर शहर में 6 चीफ मिनिस्टर हाउस थे, 6 कैंप ऑफिस थे। मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा जो क्या सूरत थी। 1300 लोग एलीट फोर्स के, सिर्फ एक फैमिली, हुक्मरान फैमिली साबिक की जाती अजीजों की सिक्योरिटी पे तैनात थी। ऐसा कुछ नहीं है। 45% वज़ीर आला हाउस के, वज़ीर आला ऑफिस के अखराजात में कमी की गई है। इसी वसीम अकरम प्लस साहब ने, जिनके ऊपर आप बड़ी तीर अंदाजी करते हैं लफ्जों की, ये ग्राउंड रियलिटी है। अपोजिशन मौजूद थी, किसी एक शख्स ने उस पर डिबेट की है। 160 के करीब एमपीएस है पीएमएलएन के और 6 पीपल्स पार्टी के, और सबके सब वो लोग हैं जो 30-35 साल मिनिस्टर, स्पीकर और वजीर रहे हैं। वहां पर कोई शख्स एतराज नहीं कर सका। इस तरह के स्कैम सिर्फ इसलिए लाए जाते हैं ताकि लोगों का जो बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस है, जो लोगों को स्ट्रेंथ मिल रही है गवर्नमेंट से, वो ब्रेक हो। आप ये कह रहे हैं कि ये बैनुल-अक़वामी कुव्वतों की साजिश है, जबरदस्ती वज़ीर आला के तैयारे को अगवा करके उसमें किसी लपाडिया को बिठा करके फोटो सेशन किया गया, मूवी बनाई गई और उसके बाद उसको वायरल कर दिया गया, ऐसे ही है? देखिए, इतना आसान नहीं है किसी शख्स के लिए कि वो वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करे। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हो, चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान हो, पहली बार हुआ है 6-6, 8-8, 10-10 कैंप ऑफिस की जो रिवाज डाला गया था। सर आप मुझे गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। मैं वो आदमी नहीं हूं। मैं आपका नाम पूछ रहा हूं तो आप मुझे शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं बता सकते। मैं सुनूंगा ही नहीं, मैं इतना सीधा हूं ही नहीं। मैं टेढ़ी खीर हूं, टेढ़ी वाली जलेबी नहीं होती है, मैं वो हूं। मैं आपसे जब जहाज का पूछ रहा हूं तो आप मुझे जहाज का बताएंगे, कैंप ऑफिस का मैं सुनूंगा नहीं। शहबाज शरीफ को मिल करके प्रोग्राम के बाद या बीच में ही अगर कुछ बकना बकाना है तो हम दोनों कर लेंगे, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट के साथ। अभी जवाब जिस चीज का चाहिए उसके ऊपर आइए सर।
भाई सवाल आप जलेबी करेंगे, मैं जवाब भी जलेबी दूंगा, लेकिन आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं दूंगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप इस स्कैंडल का जवाब यही देंगे कि चूंकि शहबाज शरीफ के 6 कैंप ऑफिसेस थे, इसलिए वजीर आला उस्मान बुज़दार को ये राइट है कि वो अपने प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर को जहाज में घुमाएं या अपने माली और धोबी को जो है वो जहाज दे दें कि जा बच्चे मजे कर। आपके इसी एतराफ जुर्म के साथ यहां वक्त हुआ प्रोग्राम में एक कमर्शियल ब्रेक। नाजरीन, ये है वो तब्दीली जिसके मजे उठा रहे हैं मैं और आप। वक्फा और उसके बाद मजीद पोस्टमार्टम फरमाते हैं। नाजरीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वीर जी कोहली साहब, सर जो जवाब अभी नदीम कुरैशी साहब ने हेलीकॉप्टर स्कैंडल का अपने तौर पर दिया, मैं ये नहीं पूछूंगा आप इससे कितना इख्तिलाफ रखते हैं, मैं इस पर आपकी वजाहत, अगर आपके दौर में ये वाक़या हुआ होता, उस एक एतबार से आपकी एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछना चाहता हूँ, आप इसको किस तरह से वजाहत करते हैं? मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनके कॉल और फेल में बड़ा तजाद है। वो अपने लिए वो चाहते हैं कि हर कुछ हमारे लिए जैसा कुछ था हम वो करते रहें, कोई और करे तो उसके लिए वहाँ मसला है, वहाँ फिर करप्शन भी है, वहाँ पर इशू भी है। वहाँ पर देखो, यहाँ आप देखें सिंध में सारा दिन वो करप्शन की बात करते हैं, बाकी तीनों सूबे में कहीं आपको इवन इस कदर के खैबर पख्तूनख्वा में एक उन्होंने एहतसाब ब्यूरो बनाया था, वो 3-4 साल से बंद है, वो पूरा बंद कर दिया। और वो उस वक्त बंद किया जब उन्होंने कहा कि जी सीएम साहब भी कहीं ना कहीं बीच में इन्वॉल्व हैं करप्शन में, तो उन्होंने फौरी तौर बंद कर दिया। तो वो जो इनके पास चला जाता है वो पहले उसको वही जो जिसको इमरान खान कातिल कह रहे होते हैं वो नफीस बन जाते हैं, जिनको वो चपड़ासी रखने के तैयार नहीं होते वो होम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो ये कॉल और फेल में बड़ा तजाद है, तो ये उसी का एक नज़ारा है। तो आप देख लें और इंजॉय करें। मेरा ये ख्याल है कि इस तरह होना नहीं चाहिए, कोई भी करे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। मैं ये समझता हूँ कि जो अवाम की चीज़ें हैं, ये अवाम के टैक्स से जो गवर्नमेंट की चीज़ें बनती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। किसी और जगह अगर कोई भी करता है तो ये गैर कानूनी और नहीं होना चाहिए, चाहे वो उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो। मैं समझता हूँ कि देखो, जो हुकूमत जो होती है ना, उसका काम होता है तमाम लोगों को साथ लेकर चलना। जिस तरह इस हुकूमत ने गैर आइनी तौर पर और गैर कानूनी तौर पर और गैर जमहूरी तौर पर जिस तरह मुल्क के जो इखलाकियात थी उसका जनाजा निकाला है, मुल्क के इदारों का जनाजा निकाला। कुछ दिन पहले मैं एज ए पाकिस्तानी मुझे शर्म आई कि हमारी एयरलाइन कहीं और से आ रही है जिसमें 32 लाख का खर्चा है और एक सवारी बैठी हुई है। तो ये जो जिस तरह उन्होंने इदारों को तबाह किया है, जिस तरह अब नेब पूरी दुनिया के सामने खुलकर सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि भाई ये तो आप सिर्फ जो अपोजिशन को टारगेट के बनाने के लिए मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये इदारों को जिस तरह मिसयूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट के इदारों को, और मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की मिसालें नहीं मिलती। सर लेकिन कोई और मिसालें हैं जो सेट करके गए हैं नून लीग वाले, ज़रा उनसे भी निपट लेते हैं। राना एहसान साहब, सर नदीम कुरैशी साहब से आप कितना भी इख्तिलाफ करें, उनके उस जवाब से जिसका कोई तुक सर पैर नज़र नहीं आता, आप उस पर कितना भी इंजॉय करें, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उनके इब्तदाई जुमले में जितनी खराबियां और अयूब आपके दौर के बयान किए गए, आप एक से भी मुकर नहीं सकते। एक आध शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज ज़फ़र मौज सिक्योरिटी वालों की आपको चाहिए होती थी। बाकायदा अवाम के पैसे से आपने बाकायदा वहाँ जंगला तामीर कराया अपने नवाज शरीफ साहब की राइशगाह के करीब, इससे भी आप मुकर नहीं सकते। सर आपने क्यों 6 कैंप ऑफिसेस बनाए थे कि जिसका खुमियाजा हमें इस तरह से भुगतना पड़ा कि आपके किए हुए उस कांड की भरपाई उस्मान बुज़दार साहब को हेलीकॉप्टर स्कैंडल के जरिए करनी पड़ी? देखें, आपने हेलीकॉप्टर का सवाल किया तो मैं हेलीकॉप्टर की बात शुरू करता हूं। देखें, पंजाब के लेकिन कातिब तकदीर को यह मंजूर ना था कि आप इस बात पर रायज़नी कर पाते, इसलिए आपका लिंक फ्रीज हो गया। सर दिल के छाले फूटने से रह गए, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। एक काम करते हैं, दोबारा नदीम कुरैशी साहब के पास जाते हैं, शायद कोई और जवाब घड़ लिया हो अब तक। जी नदीम कुरैशी साहब, सर कुछ फरमाना चाहेंगे अपने उस जवाब के जवाब में जो आपने थोड़ी देर पहले दिया था? मैं आपका दोस्त हूं, आपका शागिर्द नहीं हूं, मुझे घड़ना बढ़ना कुछ नहीं आता। मैं वही बात करूंगा जो हक है, सच है। मुझे आपकी तरह लोगों को लुभाने के लिए लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करना। मेरी बात में सच्चाई है, और जो सुन रहे हैं प्रोग्राम आप बाद में देख लीजिएगा। मैं आपको पहले कह रहा हूं, पाकिस्तान तरीके साहब वो पहली गवर्नमेंट है जिसके मिनिस्टर्स पे
कोई इल्जाम लगा, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दिया, अपने आप को पेश किया इदारों के सामने। वो आजम सवाती वो आपकी बात तो मैं समझ गया, ऐसा ही है। सुनिए, अगर यही सब बातें आप मुझसे चाहते हैं तो मैं भी कह देता हूं। आपका एक, मुझे भी बहुत सारे मसले हैं फिजिकली, आपका ये बड़ा प्रॉब्लम है, आप सुनते नहीं है। आप उस बच्चे की तरह जो अपनी बारी लेकर ग्राउंड में फिर आ जाते हैं खेल के, आउट होने के बाद जी मैं फिर खेलूंगा। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, अगर किसी शख्स ने इस हेलीकॉप्टर का नाजायज इस्तेमाल किया, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसको करार वाकई सजा मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ। तीसरी बात, अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नैब ने तलब किया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कोई उस पर रुकावट नहीं डाली। किसी मिनिस्टर, वो यहां पंजाब में अलीम खां हो, वो सिब्तैन खां हो, वो कोई शख्स हो, हमारे टॉप के मिनिस्टर समीउल्लाह चौधरी, आटे का इशू था, नैब ने तलब किया, रिजाइन किया अपने ओहदे से खुद उन्होंने। ऐसी मिसालें। आरफीन साहब, हमारी अच्छी चीजें भी बताया करें, आपकी तबीयत खराब नहीं होगी, आपको कुछ नहीं होगा। रात को वो ड्राउने जिन नहीं, अच्छी बातें तो बताई ना मैंने, कुछ और बता देता हूं। देखें, जहांगीर तरीन साहब वाला स्कैंडल हुआ, जहांगीर तरीन चैन से रह रहे हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रियासत मदीना है। जहांगीर तरीन पे एफआईआर कटी है, किसी की मजाल नहीं कि जहांगीर तरीन के बंगले की तरफ झांकी तो मार दे, वरना हुकूमत कहीं इधर उधर हो जाएगी, जमहूरियत डीरेल ना हो जाए, क्योंकि इस जमहूरियत की शॉपिंग तो जहांगीर तरीन के तैयारे में हुई है। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या होगी। खुसरू बख्तियार के भाई के साथ बड़े मामलात हैं, अली तरीन साहब बड़े मामलात हैं, सर बाबर साहब, नदीम बाबर साहब पेट्रोल बहरान, उसके बाद फिर जुल्फी बुखारी साहब दूसरी मर्तबा, रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल, बड़े मामलात हैं। और कितनी अच्छी बातें आपकी बताऊं, हर दफा हर हफ्ते यही जिम्मेदारी मेरे नाजुक कांधों पे डाल देते हैं आप लोग। अब मैं क्या करूं, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। राना एहसान साहब से राब्ता बहाल हो गया है, मेरा ख्याल है वो भी कुछ बैटिंग करना चाहेंगे। जी राना एहसान साहब, सर सवाल आपसे पूछ चुका था, जवाब देने की जहमत उठा रखिए। सर सबसे पहले तो माजरत, बिजली चले गई, ये भी तोहफा हमें पीटीआई ने दोबारा से दे दिया है। एकदम से अंधेरा हो गया और मैं परेशान हो गया कि मैं किधर बैठा हूं, बिल्कुल ही घुप अंधेरा हो गया। अब शुक्र है जनरेटर ऑन किया है तो कुछ आपके साथ दोबारा से जो है वो राब्ता बहाल हुआ है। सर वीआईपी फ्लाइट मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन सेल जो है, जिसके अंदर ये हेलीकॉप्टर के अखराजात है, इसका जो बजट था 2018 में जो खर्च हुआ वो 12 करोड़ रुपया था। आज 2021-22 का जो रकम मुख्तस की है वो 65 करोड़ रुपया है। तो ये अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये जो है वो मौज तो इनकी वो उसके ऊपर होनी है। इनके सेक्रेटरी जाहिर सी बात है वो फिरेंगे। फिर इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लोकल बॉडीज के बड़े हीरो बनते थे, बड़े सपोर्टर थे लोकल बॉडी के। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट की बहाली को तो इन्होंने रद्द कर दिया, लेकिन इस बजट के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कमेटी, यूनियन काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए जीरो बजट मुख्तस किया गया है। यानी कि सारी डेवलपमेंट जो है वो इनके एमपीएस के थ्रू होगी, जहां करोड़ों अरबों रुपए की कहते थे करप्शन होती है, और ये करप्शन का जरिया है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके के साथ ये डेवलपमेंट करेंगे जिस तरह पहले हो रही थी। सीएम इंस्पेक्शन टीम का जो है वो तकरीबन 60% जो है वो एक्सपेंडिचर में इस दफा इजाफा रखा है इन्होंने। गवर्नर हाउस, जिसको इन्होंने यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी बनाना था, उसके अंदर जो है 61% इजाफा है 2018 उसके खर्चों के अंदर, 61% इजाफा है 2018 के कंपैरिजन के अंदर। तो सीएम का जो खर्चा, अब मुझे नहीं पता, ये कह रहे हैं कि 40-45% कम हो गया, लेकिन जितना मैंने पढ़ा वो बराबर ही चलता आ रहा है, उसमें इजाफा नहीं हुआ। ये मैं जरूर मानता हूं कि 3 सालों में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन बराबर है, बराबर चलता आ रहा है। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं। वीर जी कोहली साहब, सर पाकिस्तान जो है वो 77वें नंबर पर उसका पासपोर्ट आके ठहर गया है। सर इसी पासपोर्ट की हुर्मत की कस्में खाई जाती थी इक़्तिदार में आने से पहले, और बताया गया था कि हम पासपोर्ट की हुर्मत को बहाल करेंगे। फिर वो बेचारा एक गोरा जो दरहकीकत पाकिस्तानी था, और उसने इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने के बाद एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उसने अपना जो है वो लंदन का पासपोर्ट जो है शायद वो जलाया, उस पर लानत भेजी और उसके बाद वो पाकिस्तान आ गया। वो सुना है आजकल चिंची चला रहा है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? हमने इस पासपोर्ट की हुर्मत के लिए जितनी कोशिश की है, जितना हमने तरक्की की है, वज़रा को 51-52 ज़्यादा नहीं 51-52 मिनिस्टर्स के साथ खान साहब हुकूमत करते ही चले जा रहे हैं। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखें, मैं ये समझता हूँ, जो कि नज़र आ रहा है क्लियर, आपको हर जगह नज़र आएगा कि हमारा जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज था वो बहुत बुरे तरीके से इन्होंने मेरे मुल्क का नुकसान किया, मेरी रियासत का नुकसान किया है। अब इस वक्त ये हालत है कि अब देखें अफ़गानिस्तान का जो अमेरिका और जो जंगी मामला चल रहे हैं,
बेस वगैरह खाली कर रहे हैं, तो उसमें अभी तक अमेरिका जो कि पाकिस्तान को हमेशा उसने यूज़ किया अफ़गानिस्तान के जंग में, पूरी कहानी पूरी हमारे आधी तारीख तो उसमें चली गई हमारे मुल्क की, लेकिन उसमें अभी तक एक फ़ोन तक हमारे वज़ीर आज़म को नहीं आया। कल बिलावल साहब की स्टेटमेंट थी कि हमारे लिए शर्म की बात है कि एक जिस अमेरिका की जंग में हमने अपनी नस्लें ख़त्म कर दी, तबाह कर दिया पाकिस्तान को, वो आज एक फ़ोन करने के लिए हमारे इसलिए तैयार नहीं है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसमें हम फ्लॉप गए हैं बुरी तरह। अब हम सऊदी अरब जाते हैं तो बदले में पता है हमें क्या मिलता है, क्योंकि अब हम क्या यहाँ बेच क्या रहे हैं, हमारी पॉलिसी क्या, हमारी पॉलिसी ये है कि हम लंगर खाने पे काम चला रहे हैं। तो जब सऊदी अरब जाते हैं तो वो कहते हैं जो कुछ ज़कात के पैकेट पड़े हुए आप ले जाएं, जाकर वहाँ लंगर खाने में दे दें, बदले में हमें ये लंगर खाना मिलता है। आप जब इंटरनेशनल लेवल पर जाते हो, अमेरिका जाते हो और अमेरिका में बैठ के आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मीटिंग जो आप स्पीच करते हो तो उसमें आप मुल्क की पॉलिसी पे बात नहीं करते, आप मुल्क की खारजा पॉलिसी बयान नहीं करते। या फिर जो हमारे वहाँ लोग जो पाकिस्तान के लोग बाहर बैठे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके लिए कोई प्रोग्राम डिस्कस नहीं करते जो आपको करना चाहिए था। वहाँ आप कहते हो मैं वापस जाऊँगा, वो जो फलाना एक कैदी है उसकी मैं टीवी जाके निकालूंगा, उसके पंखा ना के निकालूंगा, उसको मैं उल्टा लटका दूंगा, मुझ में पकड़ घसीटूंगा। तो ये इस तरह की आप लैंग्वेज बोलेंगे और फिर आप मोदी को मिसकालने जा रहे हो। आप मोदी, आपको जो कातिल मोदी होगा आपको फोन सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो तरक्की याफ्ता ममालिक कहां आपको सुनेंगे। सर इस पर वजाहत दरकार है। नदीम कुरैशी साहब, सर आपके पास बहुत कम वक्त है क्योंकि उसके बाद फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। जी अच्छा, एक तो आपने सवाल इनसे किया कि पाकिस्तान का पासपोर्ट 70वें नंबर पे आ गया। इनको बताना चाहिए था कि वो टेरर फाइनेंसिंग हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, ह्यूमन स्मगलिंग हो। अयान अली का मैं नाम नहीं लेना चाहता था, फिर इनको गुस्सा लगता है। इस तरह के केसेस के जरिए पाकिस्तान से डॉलर्स की ट्रांसफर हो, FATF में पाकिस्तान का नाम इन कारनामों की वजह से आया। इमरान खान ने 2.5 साल में ऐसा कुछ नहीं किया। और पाकिस्तान का अगर पासपोर्ट 70, खुदा ना खास्ता ये लोग होते 170वें नंबर पे होता पाकिस्तान का पासपोर्ट। अंदाजा करें, अब वो लोग बैठकर करप्शन की बात कर रहे हैं। वो लोग अभी कहते हैं जी अमेरिका का फोन नहीं है। भाई आप कर ले फोन, आपके ज्यादा राब्ते हैं अमेरिका से, आपको पता होगा, आप लोगों की सारी ट्रेनिंग वहां है। आप आज जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो आपके लहजे से, ललचाई हुई नजरों से आप वॉशिंगटन की तरफ देख रहे होते हैं कि आपको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन जरदारी साहब ने माशाल्लाह पीपल्स पार्टी का वो क्रियाक्रम किया बजरिया करप्शन कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट पंजाब में 235 वोट लेगा, 300 वोट लेगा, 700 वोट लेगा। तो बातें वो करें जो लोगों को डाइजेस्ट हो जाए। जिस शहर कराची में बैठकर पीपल्स पार्टी के लोग इतने भाषण देते हैं, कराची के लोगों का हाल आरफिन सदीकी से ज्यादा कोई नहीं जानता। आप कश्मीर के बाद सिंध में जाएं, आपको अंधेरी वादियां और खौफनाक हालात नजर आएंगे। तो इनको तो चाहिए अपनी इस्लाह करें। सर ब्रेक का टाइम हो चुका है अनफॉर्चुनेटली। नदीम कुरैशी साहब थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा मेहमानों से। नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वीर जी कोहली साहब, सर वाइसराय सिंध की धमकी की बात करेंगे। सर कहा गया है कि तरक्की का जाल, उस तरक्की का जाल जो सिंध में बिछाया है वो पूरे मुल्क में बिछाना चाहते हैं। मुल्क भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है। फ़ोन आ रहे हैं लोगों के, लोग परेशान हैं और वो बता रहे हैं कि शायर इस शेर में एक सी बर्बादी चाहता है। सर इस शेर की तशरीह फरमाइएगा ज़रा। नूर आशमीन साहब, 1 साल पहले जनरल मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चैलेंज किया था पूरे पाकिस्तान के तमाम इलाकों को, तमाम बाकी सूबों को, कि आप मुझे NICVD जैसा एक हॉस्पिटल कहीं दिखा दें जो पिछले आपने 5-10 सालों में बनाया हो। तो कहीं से भी 1 साल गुजर गया, अभी कहीं से भी उनका कुछ चैलेंज का जवाब नहीं आया है। तो आप देखें 32 के करीब 32 आई थिंक हॉस्पिटल्स बनी हैं पिछले 5-6 सालों में, और वो हर शहरों में, मिट्टी में। मैं इत्तफाक में अपनी कहानी बताऊं कि एक दिन मैं फैमिली समेत यहाँ कराची में रहता हूँ, तो एक दिन मैं अपने बेटे को लेकर चला गया NICVD यहाँ कराची। तो मैंने कहा इसके दिल का कोई मसला और आप देखें। उन्होंने कहा कि जी इस वक्त आपको जो डॉक्टर होता है वो आपको इस 1 तारीख कराची में होता है, दूसरी तारीख मिट्टी में होता है, तीसरी तारीख आपको सक्खर में मिलेगा। यानी कि जो आपको फैसिलिटी कराची में मिलती है वो इस वक्त मिट्टी में भी है और वो आपको सक्खर में मिलती है। तो ये मैं समझता हूँ, एक तो ये। दूसरा ये कि जहाँ मेरा ताल्लुक है थरपारकर, जिसके लिए आप खबरें आती हैं कि एक बच्चा भी कहीं, अगर हमें कहते हैं कि एक भी नहीं जाना चाहिए, ज़ाहिर है वो बच्चे हमारे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि एक बच्चा तो उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ ज़रूर आती है, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है ना, उनकी आप डेटा इकट्ठी करें तो सबसे कम रेशो जो अमवात का होगा वो थरपारकर का होगा। जो जहां नगर पारकर है वहां पर बहुत बड़ा पहाड़ है कारुंजर। तो वो पिछले में सिर्फ 5 सालों की बात कर रहा हूँ कि 5 सालों में वहां पर 32 डैम बने हैं। 32 डैम जो
इतना सारा पानी जो बहकर चला जाता था दरिया से, उसमें सॉरी रन कच्छ में, वो समुद्र में चला जाता, ज़ाया हो जाता था। तो पिछले 5 सालों में जो वहाँ पर समाल डैम के नाम से स्कीमें जो बनी है सिंध गवर्नमेंट की, उसमें 32 डैम 26 उसमें से इस वक्त भरे हुए हैं, बाकी कुछ अंडर ज़ेर तामीर है, वो काम हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पिछले अब ये उसकी वजह क्या है वो अपनी जगह, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरह काम हुआ है उस तरह मीडिया में पेश नहीं किया जाता, दुनिया के सामने पेश नहीं किया जाता। तो आपकी अपनी मीडिया मैनेजमेंट फेलियर हुई ना। आपके पास भी मीडिया विंग वही है जो पीटीआई के पास है या जो शायद एमक्यूएम के पास है या किसी और के पास है। ये आपके मीडिया मैनेजर्स को सोचना पड़ेगा कि वो आपकी कारकर्दगी को क्यों उसी तरह उजागर नहीं कर पाते जिस तरह पीटीआई कर लेती है। जनाब इमन, आपने जिन डैम्स के बारे में बताया उनके बारे में जानकर के यकीनन खुशी हुई, लेकिन मैं जिस शहर में बैठ करके आपसे सवाल पूछने की रस्म निभा रहा हूँ, सर अगर कभी वक्त मिले तो मेरे साथ मेरी गाड़ी की अगली नशिस्त पर या चाहें तो पिछली नशिस्त पर बैठकर अपने डीजल फ्यूल पर मैं आपको कराची का एक चक्कर लगवाता हूं और उसके बाद मुझे दिखाइएगा तरक्की का वो हुमा जो आप मुझे उड़ता हुआ दिखा रहे हैं इस वक्त आसमान पर। बिलीव यू मी, आपके इस वज़ीर आला हाउस से सीधे हाथ पर जो दुनिया शुरू होती है ना, वो उस तरक्की से कतई मुख्तलिफ और इंतहाई बदसूरत है जो आप दिखा रहे हैं। सर नूर आफरीन साहब, पिछले साल जो बारिशें हुई थी तो उस वक्त मैं कराची शहर में मौजूद था और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ वज़रा की ड्यूटी लगाई थी। मैं देख रहा था, मैं आई विटनेस हूँ, जो मुझे यहाँ पर नेशनल लेवल का चैनल है, मुझे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पर जिनका काम सफाई की ज़िम्मे लगाया गया था वो उस वक्त नाले बंद कर रहे थे और हम खड़े होकर साफ करवा रहे थे। खुदा की कसम में आंखें देखिए मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो पॉलिटिक्स हो रही है ना, इस पॉलिटिक्स की वजह से मैं ये समझता हूँ कि और ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये जैसे ये वो ऐसे है जैसे इमरान खान खड़ा होकर कहता है कि सिंध मेरे पास नहीं है। भाई सिंध आपके किसके पास है? अब सिंध से आपको वोट नहीं मिले उसका मतलब सिंध आपके पास नहीं है। तो ये कराची का वोट वैसे कराची में सिंध है, कराची का वोट पास है का मतलब सिंध पास है। मैं ये कहता हूं कि देखो, कराची शहर ने जिस लोगों को वोट दिया उनको चाहिए कि अब रियासत, ये लोगों के लिए हम काम कर रहे थे ना, हम किसी और के लिए पीपल्स पार्टी के नहीं कर रहे थे। तो उसमें जिनका जो नाला साफ कराने वो कहते हैं मैं इख्तियार नहीं है। भाई आपको नाला साफ करने का तो इख्तियार है ना, वो आप करवाएं, क्योंकि आपके पास अमला आपके पास है। जिन बंदों को जिम्मेदारी बनती है, जो लोग तनख्वाह लेते हैं नाले साफ करवाने की और पानी निकालने की, वो वहां से खुदा की कसम पानी बंद कर रहे थे और नाले बंद कर रहे थे और हम खड़े होकर देख रहे थे। तो ये जो चीजें हैं, अब सियासी मामलात में भुगतता कौन है? अवाम भुगतती है, शहर भुगतते हैं, लोग भुगतते हैं। तो ये ऐसी नीयत नहीं होनी चाहिए। खास तौर पे जब रियासत की बात करते हैं तो फिर रियासत के साथ हमारी ऑनेस्टी ऐसी होनी चाहिए जो सियासी जमात से मावरा होनी चाहिए। डन। सर नदीम कुरैशी साहब, सिंध हुकूमत ने तरक्याती कामों का जाल बिछाने के लिए और 30 अरब रुपए मांगे। सुप्रीम कोर्ट में 3 दरखास्तें इस हवाले से दायर कर दी गई हैं। सर पूछना यह था कि ये तरक्की का जाल बिछाने की कोशिश है या फिर कमाई की चाल है? ये देखिए जी, आप खुद सिंध के रेजिडेंशियल हैं और माशाल्लाह आपका जो विजन है, आपकी जो सोच है, आप जो हशर नशर लोगों का करते हैं, आपसे बेहतर इस सारी बात को कोई नहीं समझ सकता। मैं तो एक बात समझता हूं कि वो पार्टी जो बेनजीर भुट्टो की पार्टी थी, हालांकि मेरा ताल्लुक नहीं है, मेरा मुझे अपनी पार्टी की बात करनी चाहिए, उसको ग्रेजुअली एक रीजनल पार्टी बना दिया गया, एक ऐसी पार्टी बना दिया गया जो इंटीरियर सिंध के इलाकों तक महदूद रह गई और जो कराची की खबरें हम तक आती हैं और जिस तरह से ये लोग हम पर तनकीद करते हैं, हम एज ए पोलिटिकल वर्कर, एज ए पंजाब के शहरी के, हम बड़े हैरान होते हैं कि वो पार्टी जो 13 साल से इक़्तिदार में, हमें तो 2.5-3 साल हुए हैं, पूरे मुल्क की अपोजिशन को, और वो लोग जो यहाँ पंजाब में 15 साल इक़्तिदार में रहे, उनकी अपोजिशन को बर्दाश्त करके, और फिर आप जैसे माशाल्लाह जय्यद उलमा कराम जिनको बड़ा अबूर हासिल है अपनी लफाजी पे और अपनी गुफ्तगू पे, उनके मौजूदगी में पंजाब में गाड़ी को आगे चलाना कतन आसान नहीं है। 2.5-3 साल में इतनी बेजा तनकीद। अच्छा, कुछ कानापन ड्राइवर का भी है, ड्राइवर को भी जरा कुछ लपेट लीजिए। जी किबला, मैंने कहा कुछ कानापन ड्राइवर का भी है, एक आंख का ड्राइवर जो रखा हुआ है उसके बारे में भी कुछ बोल दीजिए। लेकिन नहीं, अब आपकी सोच है, मैं आपकी सोच पर पैर नहीं बिठा सकता। मैं पंजाब का रहने वाला हूं, मैं देख रहा हूं पंजाब के लोगों ने किस तरह से इस बजट को पसीराई दी है। 300% इजाफा एग्रीकल्चर के बजट पे, अरबों रुपए का इजाफा हेल्थ और एजुकेशन के बजट में, किसान कार्ड, हेल्थ कार्ड, नए आबी ज़खायर, फार्म टू मार्केट रोड्स, नई यूनिवर्सिटीज, नए कॉलेजेस, अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स। अच्छा सर, आखिरी सवाल, ये पंजाब जिसमें इतनी तरक्की हुई है, जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं, कुर्रे अर्ज़ पर कहां वाक़ है, कौन से मुल्क में?
ये आप तशरीफ लाएंगे तो आपको दिखाया जाएगा। चूंकि मुझे मैं देखिए, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं मैकेनिक नहीं हूं लोगों की आंखों पे चिपके तासुब की ऐनकें उतारने का। मेरे पास वो अभी मलका नहीं है आपकी तरह से कि मैं अपनी बात। अच्छा सर, ये मलका को यही रोकिए, मैं बादशाह के पास जा रहा हूं, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। राना एहसान साहब, सर एहसान नाशनासी की भी कोई हद होती है। पंजाब में इतनी तरक्की हो रही है जिसका अभी जो है वो कहानी सुना रहे थे अपना नदीम कुरैशी साहब। सर अब तो खुदा का खौफ करें, कुछ तो एहसान माने, कुछ तो शुक्रिया अदा करें। से थैंक्स टू नदीम कुरैशी साहब। चलें जल्दी से, शाबाश। सर मैं आपको कोई दो फिगर्स आपके सामने रख देता हूं। इन्होंने इस दफा जो साउथ पंजाब का जो डेवलपमेंट का बजट है वो 190 अरब का बजट दिया है। 2018 में हमने 229 अरब जो है वो साउथ पंजाब को एलोकेट किया था डेवलपमेंट के लिए। हमारा जो ओवरऑल पंजाब का जो डेवलपमेंट बजट का था वो 600 अरब से ज्यादा का था। नहीं, मैं आपको ये आपके बजट की बात कर रहा हूँ, ये फिगर्स पे या आपके बजट के फिगर्स हैं। स्पेसिफिक सवाल का जवाब देना चाहूंगा। मुझे जरा मुकम्मल कर लेने दें जनाब। मैं जवाब दूंगा आपको। नदीम साहब मुझे जरा वो दूसरा फिगर जरा कोट कर लेने दें, फिर आप बात कर लीजिएगा। पूरे पंजाब का कोई मेरे ख्याल से 600 अरब का हमने बजट दिया था 2018 में। इस दफा डेवलपमेंट का इन्होंने डेवलपमेंट का जो बजट है 560 अरब, चौथा बजट जो है वो दिया है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि 4 साल बाद भी पंजाब को जो बजट मिल रहा है वो 2018 के बजट से कम है। तो बाकी इनकी कहानियां सुनने, इनका जो मीडिया सेल है उसके ऊपर मुझे कमेंट दोबारा जरा कर लेने दें। इन्होंने कहा जी कि इनसे किसी ने अड्डे जो है वो अड्डे नहीं देने, अड्डे मांगे ही किसी ने नहीं, और इन्होंने अड्डों पे इतना ढंडोरा पीट दिया कि जैसे जो है वो अमेरिका भी जंग करने आ रहा है। भाई अमेरिका तो जंग करके वहां से भाग रहा है अफगानिस्तान से, लेकिन इन्होंने 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है वो नाफिज की हुई है पाकिस्तानी अवाम पे, और इनके मीडिया सेल को दाद देनी चाहिए। सर मतलब आपने बिलावजह ये तौक उनके गले में डाल दिया। यहाँ तो ये आपका निकम्मापन है, आपके मीडिया सेल का भी निकम्मापन है। जो काम उनके लड़के कर सकते हैं 250-300 रुपए में, वो जो जिहादी भर्ती कर रखे हैं, वो काम तो आप लोग भी कर सकते थे। और वैसे आपस की बात है, ये इस फन की इब्तिदा मरियम नवाज साहिबा ने की थी, वो भी उस वक्त जब उनके वालिद मुअज्जम अमीरुल मोमिनीन बनने के खब्त में मुब्तला थे। मैं उनका निशाना रह चुका हूँ ज़ाती हैसियत में। मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही कसर नफ्सी से काम लेकर आपने कौम को एंटरटेन करने की जो है वो जहमत उठाई है। देखिए नदीम कुरैशी साहब माशाल्लाह मुस्कुराएं, अल्लाह ताला इनको हंसता खेलता रखे। कम अज़ कम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुस्कुराते हुए मिले हमें। सर नदीम कुरैशी साहब, क़िबला वीर जी कोहली साहब, राना एहसान अफजल साहब, सर तीनों मुअज़्ज़िज़ीन का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने इस मलाखड़े में थोड़ा सा वक्त दिया। नाज़रीन इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते फुर्सत हाजिर खिदमत होते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।